यूपी की बात करेंगे, जहां पर यूपी की सियासत ने राष्ट्रीय राजनीति को गहरे प्रभावित किया है। यूपी में जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, केंद्र में उसका अपना असर रहा, तो वहीं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। इसमें यूपी से कांग्रेस को 83 सीटें मिली थी और अगले ही वर्ष विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी सफलता को दोहराया था। लेकिन इसके बाद कांग्रेस का किला टूटने लगा और बदले राजनीतिक समीकरणों ने कांग्रेस को लगभग यहां पर हाइश पर ला दिया। राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव हुए। मंडल और कमंडल की राजनीति तथा फिर बाबरी मस्जिद का ढहना राज्य की सियासत को नए मोड़ पर ले गया। यहीं से राजनीति की दिशा बदल गई। इसका असर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी राजनीति के नए केंद्र के रूप में उभरी। बेशक आने वाले समय में कांग्रेस ने केंद्र में गठबंधन सरकार का नेतृत्व भी किया, लेकिन यूपी में वो अपने लिए सीटों की तलाश करती रह गई। ये तलाश आज भी जारी है। यूपी की राजनीति में 80 का दशक बड़े सियासी बदलाव के लिए जाना गया। हालांकि राज्य की राजनीति में 1967 में चौधरी चरण के नेतृत्व में संविदा सरकार का बनना एक बड़ी घटना थी। विपक्ष की राजनीति को यहां से सत्ता का अवसर मिला। हालांकि इससे पहले केरल में नपुंदरीपाद के नेतृत्व में 1957 में विश्व की पहली लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके 1959 में इस सरकार को बर्खास्त कर दिया था। यूपी में पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। यूपी में चरण सिंह अपने साथ 17 विधायकों को लेकर कांग्रेस से अलग हुए थे। उन्होंने जन कांग्रेस, जन संघर्ष, एसएसपी, सीपीआई, प्रज्ञा सुरक्षित पार्टी, स्वतंत्र दल जैसे दलों के साथ मिलकर संविदा सरकार बनाई थी। ये इस मायने में महत्वपूर्ण था कि घोर विरोधी दल आपस में मिले थे और इसी दौर में चौधरी चरण सिंह सरकार ने भू राजस्व खत्म करने का कानून बनाया था। किसानों को शोषण, अत्याचार से बचाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए उन्होंने बड़े कदम उठाए थे। बाद में चरण सिंह ने जन कांग्रेस को भारतीय क्रांति दल में तब्दील कर दिया था। ये दल एक समय राजनीतिक स्तर पर काफी मजबूत हो गया था, तो वहीं चरण सिंह के नेतृत्व में बनी पहली गैर कांग्रेस सरकार जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच वैचारिक मतभेद के कारण टूट गई। एक वजह ये भी थी कि चरण सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार में जनसंघ से अहम विभाग ले ली थी। हालांकि ये छोटा कार्यकाल यूपी की राजनीति में कई बड़े प्रशासनिक फैसलों के लिए याद रखा जाएगा। 1970 में भी बीकेडी और कांग्रेस आर के बीच समझौता हुआ था। 1970 में चरण सिंह फिर सीएम बने, लेकिन ये सरकार केवल 7 महीने चली। प्रीव्यू पर्ट्स के मामले में उभरे विवाद के चलते चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कांग्रेस आर ये भी चाहती थी कि बीकेडी का कांग्रेस में विलय किया जाए। आखिरकार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और यूपी में एक बार फिर संविद सरकार बनी। त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना उपचुनाव नहीं जीत सके। यूपी में 1950 से 1975 तक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गोविंद बल्लभ, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, एचएन बहुगुणा और एनडी तिवारी ने नेतृत्व किया। आपातकाल के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। इसमें बाबू जगजीवन राम और एचएन बहुगुणा की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का भी विलय हुआ। बता दें आपको कि केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और इसका भारतीय राजनीति पर कई तरह से प्रभाव भी पड़ा। तो वहीं राज्यों में भी सरकार बदली और जनता पार्टी को कई राज्यों में सरकार बनाने का अवसर मिला। यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, जहां पर राम नरेश यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन आगे घटनाक्रम तेजी से बदला और केंद्र में सत्ता में कांग्रेस वापस से लौटी तो यूपी सहित कुछ राज्यों की सरकार बर्खास्त हुई।
विधानसभा चुनाव होने पर वीपी सिंह सीएम बने। उनका कार्यकाल जो है वो डकैत उन्मूलन अभियान के लिए चर्चाओं में आया और यही अभियान उनके सत्ता जाने का कारण भी बना। कैद में 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कुछ समय बाद यूपी में भी विधानसभा चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी के राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और उस समय जनता पार्टी में 3 गुट थे। एक गुट चरण सिंह, तो वहीं दूसरा जनसंघ का में आडवाणी वाजपेयी और तीसरा समाजवादी चंद्रशेखर राजनारायण का था। चौधरी चरण सिंह और राजनारायण रामनेश दायव के पक्ष में जो थे वो आजमगढ़ से सांसद थे, जबकि मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर बनारसी दास को सीएम बनना चाहते थे। आखिर सीएम चुनने के लिए बाकायदा वोटिंग कराई गई। इसमें चरण सिंह की बिसात और पुराने जनसंघ धड़े की वजह से राम नरेश यादव ने बाजी मार ली और धीरे धीरे केंद्र की राजनीति का असर राज्य में भी पड़ता रहा। 1979 में बनारसी दास ने राज्य का नेतृत्व संभाला। सियासी घटनाक्रमों के बाद जब दोहरी सदस्यता को लेकर जनता पार्टी में बिखराव हुआ तो 1980 में चुनाव में केंद्र में फिर कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यूपी सहित कई गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया था। जून 1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री बने। वीपी सिंह के कार्यकाल में डकैतों का उन्मूलन अभियान के लिए जाना गया। मुस्तकीम और छवि राम गिरोह का सफाया हुआ। 14 फरवरी 1981 को इसी दौर में बेमई कांड में देश को हिला दिया। फूलन देवी ने अपने साथियों के साथ खास जाति समूह के 22 लोगों की हत्या की थी। साथ ही वीपी सिंह के बड़े भाई जस्टिस चंद्रशेखर प्रताप सिंह की डकैतों ने हत्या कर दी। इसे नैतिक आधार पर वीपी सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद श्रीपति मिश्रा और फिर एनडी तिवारी राज्य के मुख्यमंत्री बने। इधर राज्य में कांग्रेस की आखिरी सरकार एनडी तिवारी की थी और 1989 के बाद कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बना सकी। वो क्षेत्रीय दलों पर आश्रित हो गई। तो वहीं राज्य में घटनाक्रमों के चलते कई मोड़ आए। 90 का दशक राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का कारण बना, जहां पर मंडल कमंडल के बीच कांग्रेस हाइश में चली गई। तो वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बीजेपी का उभार होता चला गया और राज्य में उनकी सरकार बनी। यही दौर बाबरी मस्जिद ढहने का भी था और इसी दौर में पिछड़ों और दलितों का समीकरण भी जुड़ा। यानी कि राज्य में सपा बसपा गठबंधन सरकार बनी और उसके बाद जो है वो सपा बसपा गठबंधन भी हुआ और उसके बाद बिखर भी गया। गौरतलब है कि कांग्रेस की आखिरी पूर्ण बहुमत वाली सरकार 1985 से 1989 तक रही। इसमें एनडी तिवारी, वीर बहादुर सिंह और फिर दोबारा एनडी तिवारी यानी कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए। 5 दिसंबर 1989 को एनडी तिवारी ने अपना पद छोड़ा था और 37 साल में यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस राज्य में सत्ता में नहीं लौटी। 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। इसे बाहर से बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों ने सपोर्ट दिया। अपने छोटे कार्यकाल में वीपी सिंह ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो आगे की राजनीति में इनका प्रभाव पड़ा। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने का निर्णय लिया और बोफोर्स मामले को मुद्दा बनाया। साथ ही साथ राजनीति में सुचिता की बहस इसके द्वारा छेड़ दी गई। उनके ही समय में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया था। 90 का दशक राज्य की राजनीति में बड़े सियासी बदलाव का प्रतीक रहा। राम जन्मभूमि आंदोलन और मंडल कमंडल की राजनीति ने सियासत की नई बिसात खड़ी की। बीजेपी का उभार हुआ और सपा बसपा जैसी पार्टियां ताकतवर बनी। यही नहीं, उनके साथ सत्ता भी आई। ये दौर खास उथल पुथल का रहा था। 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन के चरम पर बीजेपी ने 121 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की राज्य में पहली बार सरकार बनी। कांग्रेस 46 पर सिमट गई थी। जनता दल को 92 और सपा को 12 सीट मिली थी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद केंद्र ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया था। 1993 में सपा और बसपा का गठबंधन राज्य की राजनीति को मोड़ देने वाली बड़ी घटना थी। इससे पहले 2 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह ने जनता दल से अलग होकर
सपा का गठन किया था। इसके लिए लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक बड़ी जनसभा की गई थी। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने केंद्र से अपना समर्थन वापस ले लिया था और वो सदन में अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। उनके बाद चंद्रशेखर कांग्रेस की मदद से देश के पीएम बने, तो उधर मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में पहली सरकार बनाई। 1993 में मुलायम और कांची ने हाथ मिलाया और बीजेपी को सत्ता में आने से रोक दिया। इसे सियासत में सोशल इंजीनियरिंग कहा गया। सपा बसपा गठबंधन ने पिछड़ों और दलितों के जातीय समीकरण को आधार बनाकर चुनाव लड़ा। हालांकि बीजेपी 177 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सपा के 107 और बसपा के 67 सदस्यों के साथ इस गठबंधन को सरकार बनाने में सफलता मिली। मुलायम सिंह यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो वहीं कांग्रेस जो है वो 28 सीटों पर सिमट गई। लेकिन ये गठबंधन कामयाब नहीं हुआ, जल्द ही दरारें लगने लग गई। 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड ने इस गठबंधन के खत्म होने की आखिरी मोहर लगा दी। बसपा ने समर्थन लिया और बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में 3 जून 1995 को मायावती बीजेपी के समर्थन से राज्य की सीएम बनी। मायावती 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही और रोटेशन फॉर्मूले पर वो 1997 में फिर मुख्यमंत्री बनी। इसमें 6 महीने बसपा बीजेपी की सरकार बनना तय था, लेकिन 6 महीने बाद ये समझौता भी टूट गया। मई 2002 में फिर बीजेपी की मदद से वो सीएम बनी। मायावती के इस्तीफे के बाद मुलायम सिंह ने छोटे दल और लोकतांत्रिक कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई। 1999 में कल्याण सिंह को केंद्रीय नेतृत्व से विवाद के चलते पार्टी से निकाल दिया गया। मायावती के इस्तीफे के बाद कल्याण सिंह की पार्टी ने मुलायम सिंह को समर्थन दिया था। दोनों नेताओं का साथ आना सियासत का एक दिलचस्प मोड़ था। 2007 में बसपा ने अपनी राजनीति को बदलकर ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की थी कि राज्य में उसे पूर्ण बहुमत मिला। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है के नारे को देकर बसपा ने स्वर्ण जातियों को अपने प्रभाव में लेकर 206 सीटें और 30% मत हासिल किए। ये बसपा का अपना स्वर्णिम दौर माना गया। बसपा ने सपा और बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया। मायावती का ये कार्यकाल राज्य में कानून व्यवस्था को कायम करने वाला माना गया, लेकिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह कल्याण सिंह से एक बार फिर आपस में मिले, लेकिन ये दोस्ती सियासत बिसात पर काम नहीं आई। चुनाव के बाद मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह से दोस्ती को एक भूल बताया था। कल्याण सिंह का साथ आना मुसलमानों को खटक गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को प्रचंड जीत हासिल हुई। सपा के आकर्षक नारे और मायावती सरकार की बढ़ती अलोकप्रियता का फायदा सीधे तौर पर सपा को मिला। सपा ने युवाओं से कई तरह के वादे किए, इसका असर भी हुआ और सपा ने 224 सीट हासिल की। लेकिन सपा प्रमुख मुलायम सिंह ने अपनी जगह अखिलेश को राज्य की कमान सौंपी। इसे सपा का युवा नेतृत्व कहा गया। सपा को इस दौर में सत्ता तो मिली, लेकिन परिवार का आंतरिक कलह भी सामने आया। यही नहीं, शुरू में स्वच्छ राजनीति का दावा करने वाले अखिलेश सरकार कई विवादों में घिर गई। सपा ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और लखनऊ मेट्रो को अपनी उपलब्धि बताया, लेकिन वो जिन विवादों में घिरी उससे बाहर नहीं निकल सकी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। इधर केंद्र में 2014 का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ साथ बीजेपी का ग्राफ भी बढ़ता चला गया। तो वहीं बीजेपी ने 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। योगी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए और इसमें राज्य को विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया गया। राज्य में निवेश आया, माफिया घुटने पर बैठे और सीएम योगी का बुलडोजर राज्य भर में गरजा। सुरक्षा का माहौल बना। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने कमल खिलाया। बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। पीएम मोदी ने देश की सत्ता को संभाला। 2014 के चुनाव के समय राज्य में अमित शाह बीजेपी के राज्य प्रभारी और महासचिव थे। मोदी के नेतृत्व में राज्य की राजनीति के सभी बनाए समीकरण ध्वस्त हो गए। हिंदुत्व की नई लाइन खींची दिखी। बीजेपी ने राज्य की 80 में से 71 सीटें जीती। बीजेपी के लिए केंद्र में सत्ता का आधार यूपी का ये समर्थन ही बना।
सहयोगी दल अपना दल को 2 सीटें हासिल हुई। पीएम मोदी ने खुद वाराणसी से भी चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने प्रभारी के रूप में बूथ मैनेजमेंट को पुख्ता किया। सबका साथ सबका विकास के नारे ने और ध्रुवीकरण के असर ने जातियों की दीवारों को तोड़ा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। एनडीए गठबंधन ने 325 सीटें हासिल की। इसमें अकेले बीजेपी ने 312 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा 47 पर ही सिमट गई, जबकि बसपा को केवल 19 सीटें मिली। इस चुनाव को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर लड़ा था। बीजेपी ने दूसरे दलों की पिछड़ी जातियों के वोट को भी सेंध लगाई थी। बीजेपी की ये ऐतिहासिक जीत थी। भाजपा ने यहाँ गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलित को जोड़कर नई राजनीतिक बिसात बिछाई। बीजेपी को पिछड़ों का एक मुश्त वोट मिला। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ने धुआंधार प्रचार भी किया था। कैराना, पलायन, तुष्टीकरण जैसे मुद्दों के ध्रुवीकरण की भूमिका बनी। कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी ने अखिलेश को घेरा। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था और यूपी के लड़के का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी ने 2 शहजादों का मेल बताया था। जीत के बाद बीजेपी ने कई दूसरे चर्चा में आए नामों की जगह योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंपी। 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ। एक दिन बाद उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी ने छोटी जाति पार्टियों को साथ लेकर एक सफल कारगर रणनीति बनाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फिर शानदार सफलता मिली। देश में मोदी लहर के चलते बीजेपी ने यहाँ 300 का आंकड़ा पार किया। वहीं यूपी में सपा बसपा गठबंधन को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने 62 सीटें हासिल की। 2 सीट सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल को मिली। सपा को 5 और बसपा को 10 सीटें हासिल हुई। माना गया कि पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने चुनाव के नैरेटिव को काफी हद तक बदला। यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास कार्य और कानून व्यवस्था के लिए किए गए कामों पर जनता की मोहर लगी। इसके साथ ही डबल इंजन सरकार के रूप में बीजेपी ने लोगों को प्रभावित किया। इस चुनाव में यूपी में सपा बसपा के गठबंधन को बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। बुआ भतीजे का मिलना राज्य की राजनीति में नए प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन सारे समीकरण फेल हो गए। कांग्रेस के लिए तो ये चुनाव बड़े सदमे की तरह था। अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। कांग्रेस रायबरेली की सीट जीत सकी। 50% सीट जीतकर बीजेपी ने जातीय समीकरणों को ध्वस्त किया। 1971 के बाद ये पहली बार हुआ जब किसी दल को दोबारा पूर्ण बहुमत मिला था। साल 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर स्पष्ट बहुमत मिला। 1971 के बाद ये पहला मौका था जब कोई सरकार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आई। बीजेपी को 255 सीटें मिली, जबकि एनडीए गठबंधन में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी ने मिलकर 273 का आंकड़ा हासिल किया। सपा 11 पर ही अटकी। बसपा को राज्य में केवल 1 सीट मिली। कांग्रेस भी 2 सीट हासिल कर सकी। राज्य में कानून व्यवस्था, डबल इंजन सरकार के काम, सोशल इंजीनियरिंग, योगी का करिश्मा और बसपा के वोट बैंक खिसकने से बीजेपी के पक्ष में पूरा माहौल बना। मोदी, अमित शाह और सीएम योगी की चुनावी प्रचार सभाओं के चलते चुनाव में कमल खिला। ये सीएम योगी के पक्ष की लहर थी। बसपा सपा गठबंधन फिर एक बार बिखर गया। ये चुनाव सपा के लिए नुकसानदायक रहा। यादव परिवार के 3 सदस्य डिम्पल, अक्षय और धर्मेंद्र यादव अपना चुनाव हार गए। योगी आदित्यनाथ राज्य के फिर से मुख्यमंत्री बने। इधर यूपी की सियासत में छोटे क्षेत्रीय दलों की अपनी खास भूमिका बनी। कुछ अवसरों पर तो वो किंग मेकर की तरह दिखे। बेशक राज्य की राजनीति में 2 बड़े गठबंधन और एक बड़े जनाधार वाली पार्टी नजर आती है, लेकिन छोटे क्षेत्रीय दलों की अपनी ठसक जो है वो लगातार बरकरार रही। मुलायम सिंह की पहली सरकार में लोकतांत्रिक कांग्रेस का सहयोग रहा और आगे की राजनीति में भी क्षेत्रीय दल प्रभावी रहे। केंद्र की सत्ता में उनकी भागीदारी भी बनी रही। यूपी की राजनीति में भले ही अभी बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे बड़े जनाधार वाली पार्टियां सुर्खियों में रहती हो, लेकिन छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के रुतबे को कम नहीं आंका जा सकता। 2022 के विधानसभा और 24 के लोकसभा में इनके प्रभाव की आशंका लगाई गई। इन पार्टियों के नेता अपने वजूद को आंक कर बड़ी पार्टियों से समझौता करते। सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता इन पार्टियों के गलियारों से होकर गुजरता है। इन पार्टियों की कोशिश रही है कि किंग मेकर के रूप में इन्हें देखा जाए। अपना दल सोनेलाल ने 2022 के चुनाव में 12 सीटें जीती। ये पार्टी राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल 3 बार मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। इस समय वो केंद्र में मोदी सरकार में राज्य मंत्री है। अपना दल एस का प्रभाव मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, जौनपुर, फतेहपुर आदि जिलों में देखा जाता है। पार्टी के इस समय 13 विधायक है। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। ये पार्टी कुर्मी मतदाताओं पर अपना असर छोड़ती है।
खासकर कुर्मी समाज के युवा पढ़ा लिखा वर्ग इससे गहरा जुड़ा हुआ है। ये राज्य का प्रभावशील ग्रुप है। बीजेपी से गहरा जुड़ाव है। निषाद पार्टी का गंगा किनारे के इलाकों पर खासा प्रभाव है। ये राज्य में मल्लाह समुदाय पर असर रखती है। माना जाता है कि पूर्वांचल की लगभग 25 सीटों पर इसका असर है। इन पार्टी का पूर्वांचल और तराई क्षेत्र में खासा असर है। गाजीपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलिया जैसे इलाकों में इनका प्रभाव है। पार्टी के संस्थापक संजय निषाद इस बार राज्य में मत्स्य पालन कैबिनेट मंत्री है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 11 सीट हासिल की थी। 19 में संजय निषाद के बेटे प्रवीण संत कबीर नगर से सांसद बने थे, लेकिन 24 में वो हार गए। इसी तरह सुभाषपा राजभर समुदाय को साधती है। इस पार्टी में गठबंधन को लेकर विचलन चल रहा है। कभी ये सपा के साथ तो कभी बीजेपी के साथ रही है। पार्टी नेता ओम प्रकाश राजभर इस समय योगी कैबिनेट में मंत्री है। 17 और 19 में बीजेपी के साथ थी, 2022 में फिर से सपा के साथ खड़ी हो गई। इस समय ये एनडीए का हिस्सा है। एनडीए के लिए आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पार्टी नेता जयंत चौधरी केंद्र में राज्य मंत्री है। ये पार्टी जाट किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती है। चौधरी चरण सिंह की विरासत पर राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी इसका नेतृत्व करते हैं। आरएलडी ने लोकसभा में बागपत और बिजनौर की सीट जीती थी। राज्य में पार्टी के 9 विधायक हैं। अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री हैं। पश्चिम यूपी में बीजेपी आरएलडी गठजोड़ का प्रभाव बनता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन एनडीए की प्रमुख घटक बीजेपी को बहुमत के लिए सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ा। पीएम मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने। यूपी के परिणामों ने चौंकाया। पिछले सारे समीकरणों को पलटते हुए सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में एनडीए को पीछे छोड़ दिया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। बीजेपी ने इसे वैचारिक जीत के रूप में देखा था। बीजेपी ने विपक्ष के जरिए मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराने को राम विरोधी होने का नैरेटिव गढ़ा था, लेकिन पीडीए और संविधान बदलने के आरोप का मुद्दा काम कर गया। बीजेपी अयोध्या सीट हार गई। बेशक यूपी में राम की प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे ने बीजेपी के लिए काम न किया हो, लेकिन नॉर्थ सेंटर में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत रही। बीजेपी का उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों में स्कोर अच्छा रहा। इंडी गठबंधन में सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट जीती। अमेठी की सीट पर भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई। कांग्रेस ने ये दोनों सीटें प्रतिष्ठित थी। सपा ने अपने लिए रिकॉर्ड 37 सीटें हासिल की, वहीं बीजेपी 33 पर ही सिमट गई। सहयोगी आरएलडी को 2 और अपना दल को 1 सीट हासिल हुई। चुनाव में पीडीए के समीकरण ने सपा के लिए काम किया। साथ ही चुनाव के समय सपा कांग्रेस के मंचों से ये बात रणनीति के साथ कही गई कि बीजेपी का 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए है। इसका असर भी हुआ। बीजेपी ने सपा और कांग्रेस से इस प्रचार को आधार पर नजरअंदाज किया कि लोग कामकाज के आधार पर एनडीए को ही वोट देंगे, लेकिन खेल हो चुका था। यहाँ तक कि बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। कांग्रेस के लिए 6 सीट हासिल करना सुकून वाला था। इस चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ा। कांग्रेस ने अपनी सीटों की संख्या 99 तक पहुँचाई। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने में सक्षम रही। केंद्रीय राजनीति में विपक्ष में सपा का प्रभाव बढ़ा, जबकि बीजेपी 62 से घटकर 33 पर आ गई। ये भी माना गया कि टिकटों का वितरण और गुटबाजी का भी कहीं न कहीं असर पड़ा। बीजेपी जिन आधारों पर राज्य में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, उसे निराश होना पड़ा। बीजेपी 240 सीट लेकर बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई। पीएम मोदी ने एनडीए के 293 सीटों के साथ सरकार बनाई। यूपी में एक बार फिर सियासी संग्राम है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद राज्यसभा और विधानसभा में उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी स्थिति को बेहतर किया। लोकसभा सीटों की संख्या कम होने के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में किसी भी स्तर पर ढील देने में पक्ष में नहीं रही। मिशन 27 के लिए हर स्तर पर तैयारी हो रही, संगठन को कसा जा रहा है। चुनाव से पहले जातीय समीकरणों को साधने के लिए सीएम योगी ने मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया। युवाओं को रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास की थीम पर काम किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। डबल इंजन, कृषि उद्यम, रोजगार, सुरक्षा, हर पहलू पर काम करके लोगों को अपने जड़ों से जोड़ रही है भाजपा। मंत्रिमंडल में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को शामिल किया गया। आरएलडी को भी अवसर मिला है। बूथ सशक्तिकरण पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी धरातल पर उतारा जा रहा है। राज्य सरकार लोगों को आश्वस्त कर रही है कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने वाली सरकार है। सहयोगी पार्टियां अपना दल, निषाद पार्टी और आरएलडी को साथ लेकर पूरा मनोबल के साथ चुनाव मैदान में उतर चुका है एनडीए गठबंधन।
सपा पीएडी के फॉर्मूले को मजबूत कर बीजेपी को हराना चाहती है। सपा ने आईपेक से अपना करार खत्म कर दिया। ग्राउंड लेवल पर जानकारी हासिल की जा रही है। अखिलेश भी राज्य के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों पर भी नजर है। अखिलेश मंदिरों में भी जा रहे हैं। सपा और कांग्रेस दोनों की कोशिश रही है कि बसपा को साथ लिया जाए। कांग्रेस सपा ने अलग अलग भी कोशिशें की, लेकिन बसपा ने दोनों को टकासा जवाब दिया कि वो अकेला लड़ना चाहती। कांग्रेस के दूतों को वापस भेजा गया। बसपा हर महीने जिला मंडल स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। बसपा के पुराने कैडर कोपो को फिर से तैयार किया जा रहा है। 2007 वाले मॉडल को फिर से तैयार करने की कोशिश है। कांग्रेस को कसक है कि 1989 से उसके राज्य में अपनी सरकार नहीं। सपा बसपा उसे दोयम पार्टी समझती है। कांग्रेस अपने स्तर पर भी उठना चाहती है, लेकिन फिलहाल सहयोगी सपा को दो टूक जवाब नहीं देना चाहती। राहुल और प्रियंका यूपी में सक्रिय होना चाहते हैं। हालांकि सपा के साथ कांग्रेस का सीटों को लेकर खासी जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस चाहती है कि सपा उसे लाचार पार्टी की तरह न देखे। अब वो जूनियर पार्टनर से ऊपर दिखना चाहती है और सपा का मानना है कि कांग्रेस पर एक सीमा से ज्यादा दरियादिली इंडी गठबंधन को कमजोर कर सकती है। फिलहाल दोनों इंडी का हिस्सा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।